Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. सिम्प्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 12 की जो किताब है इंडिया पीपल इन इकोनॉमी, उसके एक बहुत ही अहम अध्याय पर बात करेंगे। जी, चैप्टर 2 माइग्रेशन टाइप्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। हिंदी में कहें तो प्रवासन, प्रकार, कारण और परिणाम। हाँ, और ये चैप्टर यूपीएससी के लिहाज से जैसा आपने कहा काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन और जीएस पेपर 3 में भी इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमी, इन सब से इसके तार जुड़ते हैं। तो आज हम इसे सिर्फ चैप्टर की तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसे कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। प्रवासन क्या है, भारत में इसके पैटर्न्स क्या हैं, क्यों होता है और इसके आप कह सकते हैं दूरगामी परिणाम क्या हैं। सब कुछ यूपीएससी के नजरिए से। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रवासन, ये माइग्रेशन है क्या। सीधी सी बात है, जब लोग अपना जन्म स्थान या जहां वो आम तौर पर रहते हैं उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। हाँ, एनसीईआरटी में वो राम बाबू का उदाहरण दिया है ना। बिहार के गांव से भिलाई स्टील प्लांट गए। जी, और फिर उनके बच्चे शिक्षा और काम के लिए देश विदेश में फैल गए। ये आजकल बहुत आम कहानी है। बिल्कुल, और इतिहास भी तो यही कहता है। वो एक शेर है ना, सर ज़मीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, कारवां बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। क्या बात है, ये तो भारी प्रवासन के लंबे इतिहास को बिल्कुल सही दर्शाता है। लेकिन भारत से भी तो लोग बाहर गए हैं। ये इंडियन डायस्पोरा की कहानी भी काफी दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। इसे हम 3 मुख्य वेव्स में समझ सकते हैं। पहली वेव थी कॉलोनियल पीरियड की। अच्छा। जब अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली ये सब भारतीय मजदूरों को, जिन्हें गिरमिटिया मतलब इंडेंचर्ड लेबरर्स कहा जाता था, हाँ, सुना है इनके बारे में। उन्हें जबरदस्ती या धोखे से मॉरिशस, कैरिबियन द्वीप, फिजी, दक्षिण अफ्रीका जैसी जगहों पर ले गए, बागानों में काम करवाने के लिए। इनसे जुड़ा एक कानून भी था, गिरमिट एक्ट, जिसे इंडियन एमिग्रेशन एक्ट भी कहते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी पॉइंट है। ओके। और दूसरी वेव आई आजादी के बाद। इसमें प्रोफेशनल्स, आर्टिजन्स, ट्रेडर्स, फैक्ट्री वर्कर्स ये सब बेहतर आर्थिक मौकों की तलाश में पड़ोसी देशों में गए, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कुछ अफ्रीकी देशों में भी। फिर 1970s में जब पश्चिम एशिया में वो तेल का बूम आया, ऑयल बूम, हाँ। तब स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स का एक बहुत बड़ा आउटफ्लो हुआ भारत से। अच्छा। और तीसरी वेव जो लगभग 1960s से शुरू हुई और 80s 90s में काफी तेज हो गई, वो थी हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स की। मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह। जी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फिर बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, मीडिया पर्सन्स, ये सब गए यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे डेवलप्ड देशों में। और 90s में लिबरलाइजेशन के बाद तो ये और बढ़ गया होगा। बिल्कुल। नॉलेज बेस्ड माइग्रेशन जिसे कहते हैं वो काफी बढ़ा। आज अंदाजा है कि करीब 20 मिलियन भारतीय डायस्पोरा दुनिया के 110 देशों में फैला हुआ है। बाप रे, 20 मिलियन, काफी बड़ी संख्या है। जी हाँ। अच्छा, अब एक अहम सवाल पर आते हैं। खासकर जब हम भारत के अंदर माइग्रेशन की बात करते हैं, इसे गिना कैसे जाता है? मतलब सेंसस ऑफ इंडिया इसे कैसे रिकॉर्ड करता है? हाँ, ये जानना जरूरी है, प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। सेंसस में माइग्रेशन को 2 आधार पर गिना जाता है। ओके। पहला है जन्म स्थान यानी प्लेस ऑफ बर्थ। अगर किसी व्यक्ति का जन्म स्थान उस जगह से अलग है जहां जनगणना के समय वो रह रहा है, तो उसे लाइफ टाइम माइग्रेंट माना जाता है। ठीक है। और दूसरा आधार है पिछला निवास स्थान यानी प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। अगर व्यक्ति का पिछला रहने का स्थान जनगणना वाली जगह से अलग है, तो उसे माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस कहते हैं। अच्छा, तो आंकड़े क्या कहते हैं? 2001 सेंसस के हिसाब से क्या स्थिति थी? 2001 सेंसस के मुताबिक भारत की कुल आबादी जो करीब 1029 मिलियन थी, उसमें से 307 मिलियन यानी लगभग 30% जन्म स्थान के आधार पर प्रवासी थे। थोड़ी %। और अगर पिछले निवास स्थान के आधार पर देखें तो ये संख्या थोड़ी और ज्यादा थी, 315 मिलियन
यानी लगभग 31%। तो मतलब करीब 1/3 आबादी माइग्रेट करती है या कर चुकी है। हाँ, ये आंकड़े दिखाते हैं कि प्रवासन भारत में कितना ज्यादा फैला हुआ है। यहाँ पे देखिए मेंस का एक एंगल जुड़ता है। सवाल बन सकता है कि भारत में प्रवासन के जो ऐतिहासिक पैटर्न्स रहे हैं उन्होंने आज के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को कैसे शेप किया है। बिल्कुल। अगर हम सोचें तो ये तीनों वेव्स जो आपने बताई हैं इन्होंने सिर्फ इंडियन डायस्पोरा ही नहीं बनाया बल्कि भारत की इकोनॉमी पर भी असर डाला। रेमिटेंसेस के जरिए जी बिल्कुल। समाज पर असर डाला, कल्चरल एक्सचेंज हुआ और ग्लोबल इमेज, सॉफ्ट पावर, उस पर भी प्रभाव पड़ा है। सही कहा। भारत की फॉरेन पॉलिसी और डायस्पोरा एंगेजमेंट को समझने के लिए इन वेव्स को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये हिस्टोरिकल कनेक्शंस आज भी कई देशों के साथ हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं। जी हाँ। चलिए अब जरा भारत के भीतर होने वाले माइग्रेशन मतलब इंटरनल माइग्रेशन पर फोकस करते हैं। इसके मुख्य प्रकार या स्ट्रीम्स कौन कौन से हैं? इंटरनल माइग्रेशन के 4 मुख्य स्ट्रीम्स हैं। 4 कौन कौन से? पहला ग्रामीण से ग्रामीण यानी रूरल टू रूरल, आरआर। दूसरा ग्रामीण से शहरी, रूरल टू अर्बन, आरयू। तीसरा शहरी से शहरी, अर्बन टू अर्बन, यूयू। और चौथा शहरी से ग्रामीण, अर्बन टू रूरल, यूआर। अच्छा, अर्बन टू रूरल भी होता है, ये थोड़ा कम सुना है। हाँ होता है, हालांकि बाकी 3 के मुकाबले कम। ठीक है। अच्छा, इन स्ट्रीम्स में जेंडर के हिसाब से कोई खास पैटर्न देखने को मिलता है? मतलब महिलाएं और पुरुष अलग अलग स्ट्रीम्स में ज्यादा माइग्रेट करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है और प्रीलिम्स के लिए जरूरी भी। सेंसस 2001 के आंकड़े, ये पिछले निवास स्थान और पिछले 10 साल के प्रवासियों पर आधारित हैं, दिखाते हैं कि कुल 98 मिलियन प्रवासियों में से ज्यादातर करीब 81 मिलियन अपने राज्य के अंदर ही माइग्रेट करते हैं। मतलब इंट्रा स्टेट माइग्रेशन ज्यादा है। अच्छा, राज्य के अंदर ही ज्यादातर माइग्रेशन होता है। जी, और एक और खास बात, चाहे राज्य के अंदर हो इंट्रा स्टेट या राज्यों के बीच इंटरस्टेट, रूरल टू रूरल आर टू आर स्ट्रीम में महिलाओं का दबदबा है। फीमेल माइग्रेंट्स ज्यादा है आर टू आर में। ओह, और इसका कारण? इसका मुख्य कारण है शादी, मैरिज। एनसीईआरटी की फिग 2.1a में ये साफ दिखाया गया है। अच्छा, शादी की वजह से महिलाएं ज्यादातर ग्रामीण से ग्रामीण इलाकों में जाती हैं, और पुरुषों का क्या, वो किन स्ट्रीम्स में ज्यादा हैं? पुरुषों का डोमिनेंस है रूरल टू अर्बन स्ट्रीम में। ये तो एक्सपेक्टेड है। हाँ, और इसका मुख्य कारण है काम या रोजगार, वर्क एम्प्लॉयमेंट। ये फिग 2.1b में दिखता है। तो जेंडर के आधार पर कारण और स्ट्रीम्स दोनों में फर्क है। बिल्कुल। अब ये जो स्पेशल वेरिएशन है, स्थानिक भिन्नता, जैसे आपने बताया कि इंट्रा स्टेट ज्यादा है इंटरस्टेट से, लेकिन इंटरस्टेट माइग्रेशन का असर शायद ज्यादा गहरा होता होगा इकोनॉमी और सोसाइटी पर। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। इंटरस्टेट माइग्रेशन में दूरी ज्यादा होती है, कल्चरल डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं, तो उसके सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी ज्यादा महसूस होते हैं। अच्छा, और राज्यों के स्तर पर देखें तो कौन से राज्य हैं जहां से लोग ज्यादा जाते हैं और कहां ज्यादा आते हैं? जी, ये पैटर्न भी साफ है और प्रीलिम्स के लिए याद रखने जैसा है। सोर्स रीजन्स जहां से लोग बाहर जाते हैं उनमें प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। ज्यादातर उत्तरी और पूर्वी राज्य। हाँ, और डेस्टिनेशन रीजन्स जहां लोग आते हैं उनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्य प्रमुख हैं। मतलब औद्योगिक और विकसित राज्य। बिल्कुल, रोजगार और बेहतर अवसरों के लिए लोग इन राज्यों का रुख करते हैं। अच्छा, ये तो हुई देश के अंदर की बात। भारत में बाहर से आने वाले प्रवासी मतलब इमिग्रेशन की क्या स्थिति है? भारत में पड़ोसी देशों से भी लोग आते हैं, हालांकि इनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं है जितनी भारत से बाहर जाने वालों की है। 2001 सेंसस के अनुसार भारत में 5 मिलियन से ज्यादा बाहरी प्रवासी थे। 5 मिलियन, ठीक है। और इनमें से 96% मतलब लगभग सभी पड़ोसी देशों से ही थे। अच्छा, कौन से देश? सबसे ज्यादा बांग्लादेश से करीब 3 मिलियन, फिर पाकिस्तान से लगभग 0.9 मिलियन और नेपाल से 0.5 मिलियन। और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो शरणार्थी के तौर पर आए हैं, जैसे तिब्बत से, श्रीलंका से, अफगानिस्तान वगैरह से। टेबल 2.1 में इसका जिक्र है। ठीक है। अब वापस आते हैं इंटरनल माइग्रेशन पर। ये जो अलग-अलग स्ट्रीम्स हैं, खासकर रूरल टू अर्बन वाला, इसका क्षेत्रीय विकास पर क्या असर पड़ता है? क्या ये रीजनल इम्बैलेंस को कम करता है या बढ़ा देता है? मेंस के लिहाज से ये बहुत अहम सवाल है। हाँ, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। इसके दोनों पहलू हैं। जैसे? देखिए,
RU माइग्रेशन एक तरफ तो शहरों पर दबाव डालता है। हाउसिंग, पानी, साफ सफाई, ट्रांसपोर्ट, इन सब सुविधाओं पर बोझ बढ़ता है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फायदेमंद भी है। जो लोग शहर जाते हैं वो गांव पैसा भेजते हैं, रेमिटेंसेस। इससे गांव में गरीबी कम होती है, लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। हाँ, रेमिटेंसेस का तो बड़ा रोल है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है, जिसे ब्रेन ड्रेन या मसल ड्रेन कहते हैं। बिल्कुल। जब गांव या पिछड़े इलाकों से जो यंग, एजुकेटेड या स्किल्ड लोग हैं वो शहरों की तरफ चले जाते हैं, तो उन सोर्स रीजन्स का विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। वहां मानव पूंजी की कमी हो जाती है। तो ये रीजनल इम्बैलेंस को बढ़ा भी सकता है। जी हाँ। ये GS1 में रीजनलिज्म, सोशल इश्यूज और GS3 में इंक्लूसिव ग्रोथ, इन सब से जुड़ता है। तो जरूरत ऐसी पॉलिसीज की है जो माइग्रेशन को मैनेज करें, ना कि सिर्फ रोकें। सही कहा। ऐसी नीतियां जो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों क्षेत्रों का ध्यान रखें। संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए ये जरूरी है। प्रवासन अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, उसका प्रबंधन कैसे होता है ये मायने रखता है। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं प्रवासन के कारणों पर। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। लोग आखिर अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाते क्यों हैं? NCERT में 2 तरह के फैक्टर्स की बात की है, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। जी हाँ। पुश फैक्टर्स यानी प्रतिकर्ष कारक वो होते हैं जो लोगों को अपना मूल स्थान छोड़ने पर एक तरह से मजबूर करते हैं। क्या हैं भारत में मुख्य पुश फैक्टर्स? भारत के संदर्भ में देखें तो सबसे बड़े पुश फैक्टर्स हैं गरीबी, खेती की जमीन पर आबादी का बहुत ज्यादा दबाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा। हाँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़कें, इन सब की कमी। और प्राकृतिक आपदाएं। बिल्कुल। नेचुरल डिजास्टर्स भी बहुत बड़े पुश फैक्टर्स हैं। बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, सुनामी। जैसे राजस्थान, मराठवाड़ा, रायलसीमा जैसे सूखा प्रभावित इलाके हैं, या गंगा के मैदान और नॉर्थ ईस्ट के बाढ़ प्रवण क्षेत्र हैं। यहाँ से लोग अक्सर मजबूरी में पलायन करते हैं। कई बार लड़ाई झगड़ा, असुरक्षा भी कारण बन जाते हैं। जी, स्थानीय संघर्ष या असुरक्षा भी लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। ये तो हुए पुश फैक्टर्स। अब बात करते हैं पुल फैक्टर्स की, यानी अपकर्ष कारक। ये वो कारण है जो लोगों को किसी खास जगह, खासकर शहरों की तरफ खींचते हैं। हाँ, इसमें सबसे प्रमुख है रोजगार के बेहतर अवसर। मतलब बेटर अपॉर्चुनिटीज। जी, नियमित काम मिलने की उम्मीद, गांव के मुकाबले ज्यादा मजदूरी, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के मौके, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज और मनोरंजन के साधन, ये सब पुल फैक्टर्स हैं। NCERT में कुछ कहानियां भी दी है ना, आरिफ, मोहन सिंह, सुब्बा लक्ष्मी, मनीष काफकर। हाँ, वो उदाहरण इन्हीं पुश और पुल फैक्टर्स को दिखाते हैं। कोई बेहतर काम के लिए शहर आया, कोई अच्छी पढ़ाई के लिए, कोई शायद गांव में किसी आपदा से बचकर आया। ये कहानियां इन फैक्टर्स को समझने में मदद करती हैं। और अगर हम आंकड़ों को देखें, फिग 2.2a और 2.2b में, तो क्या पैटर्न दिखता है? आंकड़े फिर से वही बात कंफर्म करते हैं जो हमने स्ट्रीम्स में देखी थी। पुरुषों के माइग्रेट करने का सबसे बड़ा कारण है काम रोजगार, यानी वर्क एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए आज भी सबसे बड़ा कारण विवाह, मैरिज ही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हालांकि अब शिक्षा और रोजगार के लिए भी महिलाओं का माइग्रेशन बढ़ रहा है, पर शादी अभी भी डोमिनेंट रीजन है। तो यहाँ एक और मेंस पर्सपेक्टिव बनता है। अक्सर सवाल आता है, भारत में ग्रामीण शहरी प्रवासन के लिए जिम्मेदार पुश और पुल कारकों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। जी। और विश्लेषण यही दिखाता है कि ये फैक्टर्स आइसोलेटेड नहीं हैं। गांव की गरीबी पुश, शहर के अवसर पुल से जुड़ी है। ये उस इलाके के विकास के स्तर पर सरकारी नीतियां कितनी इफेक्टिव हैं, जैसे MGNRAG कितना काम कर रही है, और सामाजिक आर्थिक हालात जैसे जाति या लिंग भेद पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये सब आपस में गुंथा हुआ है। और इसका सीधा संबंध GS3 में इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स से है। एक और बात यहाँ ध्यान देने लायक है, पुश और पुल फैक्टर्स का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। मतलब व्यक्ति की उम्र, लिंग, शिक्षा का स्तर, उसकी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इन सब के हिसाब से ये फैक्टर्स अलग अलग तरह से काम करते हैं। किसी के लिए शायद रोजगार सबसे बड़ा पुल फैक्टर हो, किसी के लिए बच्चों की शिक्षा। बहुत सही पॉइंट है। अब जब हमने कारण समझ लिए, तो चलिए प्रवासन के परिणामों पर बात करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। इसके असर तो बहुत सारे डायमेंशंस पे होते होंगे।
हाँ बिल्कुल, इसके प्रभाव बहुआयामी हैं। आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकीय और पर्यावरणीय। और इनमें कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस से शुरू करते हैं। आर्थिक परिणाम क्या है? सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है रेमिटेंसेस यानी प्रेषण। हाँ, वो पैसा जो प्रवासी घर भेजते हैं। जी, जो लोग इंटरनेशनल माइग्रेशन करते हैं उनसे आने वाली रेमिटेंसेस तो देश के लिए विदेशी मुद्रा का एक बड़ा सोर्स है। एनसीईआरटी में 2002 का आंकड़ा है $11 बिलियन का। आज तो ये बहुत ज्यादा है। किन राज्यों को ज्यादा फायदा होता है इससे? पंजाब, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों को काफी रेमिटेंसेस मिलती हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट से। और जो देश के अंदर माइग्रेट करते हैं उनकी रेमिटेंसेस का क्या महत्व है? करता है। अच्छा, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए। इससे गांवों में कंजम्पशन बढ़ता है, लोग खेती में इन्वेस्ट करते हैं, कर्ज चुकाते हैं। यहाँ तक कि ग्रीन रेवोल्यूशन की सफलता में भी पूर्वी यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा से जो खेतीहर मजदूर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी गए, उनके माइग्रेशन का बड़ा योगदान माना जाता है। वाह, ये तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन नेगेटिव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे? हाँ बिल्कुल है। सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डेस्टिनेशन सिटीज पर पड़ता है। अनरेगुलेटेड माइग्रेशन से शहरों में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। वो क्राउडिंग, खासकर बड़े शहरों में। जी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर जैसे महानगरों में। इससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त दबाव पड़ता है और स्लम्स यानी मलिन बस्तियों का अनियंत्रित विकास होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे राज्यों में ये समस्या ज्यादा दिखती है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोर्स रीजन्स पर, ब्रेन ड्रेन। हाँ, इसका जिक्र पहले भी हुआ था। जब पढ़े लिखे स्किल्ड लोग बेहतर मौकों के लिए बाहर चले जाते हैं तो उन इलाकों के विकास की क्षमता कम हो जाती है। ये एक बड़ा इकोनॉमिक लॉस है सोर्स रीजन के लिए। ठीक है, अब आते हैं डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस पर, जनांकीय परिणाम। इसका सबसे सीधा असर तो जनसंख्या के रीडिस्ट्रीब्यूशन पर पड़ता है। जी हाँ, देश के अंदर आबादी का पुनर्वितरण होता है। रूरल अर्बन माइग्रेशन शहरों की आबादी बढ़ने का एक मुख्य कारण बन गया है। और इसका असर गांवों की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पर क्या पड़ता है? गांव से अक्सर जो माइग्रेशन होता है वो एज और स्किल सेलेक्टिव होता है। मतलब ज्यादातर युवा और कामकाजी उम्र के पुरुष पलायन करते हैं। इसके कारण गांवों में बच्चों, महिलाओं और बूढ़े लोगों का अनुपात बढ़ जाता है। डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाता है। हाँ, और कुछ राज्यों में तो ये बहुत ज्यादा दिखता होगा। जी, जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, जहाँ से बहुत ज़्यादा आउट माइग्रेशन हुआ है, वहाँ के गांवों में एज और सेक्स कॉम्पोजिशन में गंभीर असंतुलन पैदा हो गया है। और यही असंतुलन डेस्टिनेशन स्टेट्स में भी दिखता होगा, जहाँ पुरुषों की संख्या ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल, वहाँ लिंगानुपात गड़बड़ा जाता है। अगर हम इसे सोशल कॉन्सिक्वेंसेस से जोड़ें, सामाजिक परिणामों से, तो क्या दिखता है? कुछ पॉजिटिव पहलू हैं माइग्रेशन के? हाँ, पॉजिटिव पहलू भी हैं। माइग्रेंट्स अक्सर सोशल चेंज के एजेंट्स बनते हैं। वो कैसे? जब वो शहर से गांव लौटते हैं या अपने परिवार के संपर्क में रहते हैं तो अपने साथ नए आइडियाज लेकर आते हैं। नई टेक्नोलॉजी के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में। ये विचार शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों तक फैलते हैं। अच्छा, और साथ ही जब अलग अलग कल्चर और रीजन के लोग एक साथ शहरों में रहते और काम करते हैं तो उनमें इंटरमिक्सिंग होता है। घुलते मिलते हैं। जी, इससे एक मिली जुली संस्कृति, जिसे कंपोजिट कल्चर कहते हैं, वो विकसित होती है। लोगों के संकीर्ण विचार टूटते हैं, वो एक दूसरे की भाषा, खान पान, रीति रिवाज सीखते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। हाँ, वो भी हैं और काफी गंभीर हो सकते हैं। बड़े शहरों की भीड़ और गुमनामी, जिसे अनोनिमिटी कहते हैं, उसमें प्रवासी कई बार अकेलापन महसूस करते हैं। सेंस ऑफ डिजेक्शन, एक सोशल वैक्यूम सा बन जाता है। इस अकेलेपन और निराशा की वजह से कुछ लोग क्राइम और ड्रग अब्यूज जैसी एंटी सोशल एक्टिविटीज की तरफ भी मुड़ सकते हैं। ये एक चिंता का विषय है। और पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस? रूरल अर्बन माइग्रेशन का पर्यावरण पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। कैसे? शहरों में आबादी बढ़ने से वहाँ का जो मौजूदा सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, घर, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, उस पर जबरदस्त बोझ पड़ता है।
और अनप्लान्ड बस्तियां बन जाती हैं। जी, अनप्लान्ड अर्बन सेटलमेंट्स और स्लम्स, शैंटी कॉलोनीज, इनका फैलाव होता है। ये बस्तियां अक्सर अनसेफ और अनहाइजीनिक होती हैं। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी होता होगा। बिल्कुल। शहरों में भूजल स्तर का तेजी से गिरना, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, वायु प्रदूषण का बढ़ना, एयर पोल्यूशन, सीवेज निपटान की समस्या और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की चुनौती, ये सब समस्याएं माइग्रेशन के कारण और ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। जी हाँ। अच्छा, एक और पहलू है जिस पर शायद कम ध्यान जाता है, महिलाओं पर माइग्रेशन का क्या असर पड़ता है। अदर कॉन्सिक्वेंसेज में एनसीईआरटी ने इसका जिक्र किया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। महिलाओं पर इसका दोहरा असर होता है। दोहरा असर कैसे? देखिए, जब पुरुष काम के लिए गांव से बाहर चले जाते हैं तो पीछे जो महिलाएं रह जाती हैं उन पर खेती और घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। इससे उन पर फिजिकल और मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो महिलाएं जो खुद एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट करती हैं, उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और डिसीजन मेकिंग पावर यानी ऑटोनॉमी बढ़ती है। ये तो पॉजिटिव है। हाँ, ये पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ ही उनकी वल्नरेबिलिटी, मतलब उनके शोषण या असुरक्षा का खतरा भी बढ़ सकता है, खासकर अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही हैं या शहर में अकेली रह रही हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर है। जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ फिर से मेंस के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा उभरता है। प्रश्न बन सकता है, प्रवासन, खासतौर पर ग्रामीण शहरी प्रवासन, भारत में शहरों के लिए गंभीर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियां खड़ी करता है। इन परिणामों का मूल्यांकन करें और इनके समाधान के लिए रणनीतियां सुझाएं। और विश्लेषण यही कहता है कि माइग्रेशन एक रियलिटी है। इसके फायदे भी हैं, जैसे रेमिटेंसेस, कल्चरल एक्सचेंज, और नुकसान भी हैं, शहरों पर दबाव, ब्रेन ड्रेन, एनवायरमेंटल डैमेज, सोशल प्रॉब्लम्स। जी। तो जरूरत एक बैलेंस्ड और इंटीग्रेटेड पॉलिसी की है। ऐसी नीति जो सोर्स रीजन्स में अपॉर्चुनिटीज पैदा करे, ताकि लोगों को मजबूरी में पलायन न करना पड़े। और साथ ही डेस्टिनेशन सिटीज में प्रवासियों के लिए बेहतर मैनेजमेंट और फैसिलिटीज सुनिश्चित करें। बिल्कुल। GS1 में अर्बनाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, और GS3 में एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमी, इन सब से जुड़ा हुआ मसला है। सही दिशा में सोच यही होनी चाहिए कि माइग्रेशन को एक प्रॉब्लम की तरह देखने के बजाय डेवलपमेंट प्रोसेस के एक हिस्से के रूप में देखा जाए और उसे मैनेज किया जाए। बिल्कुल सही कहा। तो ये थी हमारी काफी विस्तृत चर्चा एनसीईआरटी के प्रवासन अध्याय पर। जी। हमने माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझा, इसके टाइप्स देखे, इंटरनेशनल और इंटरनल, स्पेशल पैटर्न्स, जेंडर डिफरेंसेस, इसके पीछे के पुश और पुल फैक्टर्स को जाना, और इसके जो बहुआयामी परिणाम है, आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी और पर्यावरणीय, उन पर भी बात की। हाँ, और हमने देखा कि कैसे सेंसस डेटा, डायस्पोरा की वेव्स, अलग-अलग माइग्रेशन स्ट्रीम्स, प्रमुख सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेट और कारणों परिणामों से जुड़े आंकड़े और कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसे जैसे भारत डेवलप हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि माइग्रेशन भविष्य में रीजनल इनइक्वालिटीज को कम करने का एक टूल बन सकता है, या फिर ये जो मौजूदा खाई है उसे और गहरा करेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी पर इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.